नमस्कार। आज की तासिका में हम वाक्य विभाजन जो है उसका अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या होता है कि दो से अधिक शब्दों के समूह को, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक के समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि वक्ता जो कुछ भी बोलता है उसे श्रोता पूर्णतः समझ जाता है, या लेखक जो कुछ भी लिखता है उस लेखन को जो पढ़ने वाला होता है उसको प्रतीति यानी कि उसका अभिप्राय जो है लेखन कार्य का जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ने वाला उसे पढ़कर अगर समझ जाए तो उसे हम वाक्य कहेंगे। अब हम वाक्य विभाजन देखेंगे। वाक्य विभाजन को ही वाक्य के भेद भी कहा जाता है। जिस आधार पर वाक्य विभाजन या वाक्यों के भेद किया जाए ऐसी पद्धति जो है आज तक भाषा वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी अग्र, पक्ष, उद्देश्य, विधेय और उपवाक्य आदि के आधार पर विद्वानों ने वाक्य के प्रमुख तीन भेद किए हैं। एक क्रिया के आधार पर वाक्य विभाजन, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य विभाजन तथा तीसरा अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य विभाजन। इस प्रकार विद्वानों ने वाक्य का विभाजन जो है वह तीन प्रकार का माना है। उसमें प्रथम क्रिया के आधार पर जो वाक्य विभाजन है हम उसका अध्ययन करेंगे। वाक्य में क्रिया का होना या ना होना, इसके आधार पर वाक्य को क्रिया मुक्त वाक्य और क्रियायुक्त वाक्य और क्रिया मुक्त वाक्य ऐसे दो भागों में विभाजित करना चाहा है। सामान्यतः वाक्य क्रिया युक्त ही होते हैं, परंतु कभी कभी क्रिया मुक्त भी वाक्य का भी संप्रेषण होता है। इसलिए रचना के आधार पर जो क्रिया के आधार पर जो है वह वाक्य के दो भेद किए जाते हैं, क्रियायुक्त और क्रिया मुक्त। सर्वप्रथम हम देखेंगे क्रियायुक्त वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया या जो वाक्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम क्रियायुक्त वाक्य कहते हैं। भाषा में अधिकांश वाक्य जो है वह क्रियायुक्त ही होते हैं। उदाहरणार्थ, मैं मिठाई खाता हूँ, किशोर गाना गाता है या राम क्रिकेट खेलता है, यह क्रियायुक्त वाक्य है। यानी कि किशोर गाना गाता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया हो रही है, इसलिए यह वाक्य जो है वह क्रियायुक्त वाक्य है। तथा मैं मिठाई खाता हूँ, यानी कि यहाँ खाने की जो बात कही है वह क्रिया हो रही है। राम क्रिकेट खेलता है, यानी कि वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ क्रिया हो रही है, इसलिए यह क्रियायुक्त वाक्य कहे जाएंगे। दूसरा जो इसका क्रिया के अनुसार वाक्य विभाजन में दूसरा जो भेद है वह क्रिया मुक्त वाक्य। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती या जो वाक्य क्रिया की अनुपस्थिति में प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्रिया मुक्त वाक्य कहेंगे। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, जो क्रिया की अनुपस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे वाक्य को हम क्रिया मुक्त वाक्य कहेंगे। इसे क्रियाहीन वाक्य भी कहा जाता है। क्रिया मुक्त वाक्य समाचार पत्रों के शीशों में, लोकोक्तियों में, तो विज्ञापनों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे रेलगाड़ियों का
आपसी टकरार, यह जो है वह क्रियामुक्त वाक्य है। किसान की आत्महत्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, चोर की थाड़ी में तिनका, आदि जो वाक्य है वह क्रियामुक्त वाक्य है। कभी कभी प्रश्नार्थक वाक्य के उत्तर में भी क्रियामुक्त वाक्य का प्रयोग होता है। जैसे कल आप कहा गए थे, इस वाक्य में जो है वह क्रियामुक्त होने का इसमें क्रियामुक्त होने की बात जो है वह स्पष्ट होती है। जवाब में विश्वविद्यालय, इस प्रकार क्रियामुक्त वाक्य का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि क्रियामुक्त वाक्य जो है वह क्रिया की अनुपस्थिति में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए रचना क्रिया के आधार पर वाक्य विभाजन में दूसरा भेद क्रियामुक्त वाक्य भी है। इस प्रकार क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भेद बताए जाते हैं। दूसरा वाक्य विभाजन में दूसरा विभाजन जो है वह रचना के आधार पर विद्वानों ने किया है। विद्वानों ने रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ऐसे तीन भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी कि एक ही वाक्य, एक ही क्रिया होती है उसमें। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात इसमें केवल एक संज्ञा और एक क्रिया होती है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आनंद गया, राम खेलता है, अहमद गाता है, तथा मुकेश पढ़ता है, राम ने भोजन किया। यह जो वाक्य है इसमें एक ही क्रिया और एक ही संज्ञा और इसमें एक ही क्रिया है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहेंगे। इन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय का ही समावेश है। यानी कि उद्देश्य क्या है? मुकेश उद्देश्य है और पढ़ता है यह विधेय है। तथा राकेश ने भोजन किया, इस वाक्य में राकेश उद्देश्य है, यानी कि राकेश जो है वह उद्देश्य है, तो भोजन किया जो है वह विधेय है। इसलिए इन वाक्यों को सरल वाक्य कह सकते हैं या सरल वाक्य है। दूसरा जो भेद है वह मिश्र वाक्य, यानी कि जब हम दो वाक्य जो है वह दोनों वाक्यों का जब एक जगह पर जोड़ते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य उसे कहा जाता है जिसमें एक मुख्य और एक उपवाक्य होता है। यानी कि दो वाक्य होते हैं, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। उसको और तथा वह, इस प्रकार के शब्दों से उस वाक्य को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है, यानी कि जो विद्वान होता है यह प्रथम वाक्य हुआ, यानी कि मुख्य वाक्य, और दूसरा वाक्य उसका सर्वत्र आदर होता है, यह दूसरा उपवाक्य होता है। इसको और लगाकर जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द जोड़कर उस दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है वह। तथा दूसरा उदाहरण, जो सुंदर गायक है वह महफिलों की शोभा बढ़ाता है, यानी कि यहाँ पर दो वाक्य है, उसमें वह जो शब्द है वह शब्द को लगाकर दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तीसरा उदाहरण, जो खिलाड़ी होता है वह देश का नाम रोशन करता है, यह इन वाक्यों को भी एक साथ वह लगाकर जोड़ दिया गया है। यानी कि दो वाक्य, एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य होता है, उसको
संयुक्त शब्द जो होते हैं, यानी कि वह और यह इन शब्दों से जोड़ा जाता है, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाएगा। तथा कहीं स्वर्ण पदक भी प्राप्त करता है, यानी कि वह अच्छा खिलाड़ी है, वह देश का नाम रोशन करता है तथा उसके साथ ही कहीं स्वर्ण पदक भी प्राप्त करता है। जैसे वाक्य जो है वह मुख्य वाक्य के साथ उपवाक्य जोड़े जाते हैं, तब मिश्र वाक्य जो है वह बनता है। इस प्रकार तीसरा जो भेद है रचना के आधार पर, वह संयुक्त वाक्य है। इसमें अनेक प्रधान वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में अनेक प्रधान वाक्य होते हैं और उसके साथ अनेक आश्रित वाक्य जो है वह जोड़े जाते हैं, तभी संयुक्त वाक्य जो है वह तैयार होते हैं। इसे उपवाक्य भी कहेंगे। उदाहरणार्थ संयुक्त वाक्य का उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जिस दिन भगवान ने गन्ने का निर्माण किया होगा, उस दिन उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इस गन्ने के कितने अलग अलग रूपों में प्रयोग हो सकता है। उदाहरणार्थ, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, जिसके टुकड़े फर्श पर चारों दिशाओं में बिखर गए हैं। यानी कि यह जो वाक्य है, इसमें एक वाक्य के साथ एक या दो उपवाक्य जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए एक मुख्य वाक्य के साथ अनेक एक से दो आश्रित वाक्य जब जोड़े जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार संयुक्त वाक्य जो है वह इस प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर तीन भेद विद्वानों ने किए हैं, वह सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम तीसरा प्रकार वाक्य विभाजन में, तीसरा जो वाक्य विभाजन है, तीसरा जो भेद है वह अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य विभाजन। अर्थ या भाव के आधार पर विद्वानों ने वाक्य के अनेकानेक भेद बताए हैं या स्वीकार किए हैं। इसमें जिनमें से प्रधान भेदों का वर्णन इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रथम, अर्थ या भाव के आधार पर जो भेद है वह इस प्रकार है। विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य तथा इच्छा सूचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, ऐसे विद्वानों ने अनेक भेद किए हैं। इसमें हम विस्तार से इनको देखेंगे। प्रथम, विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य। वाक्य में केवल विधान किया गया हो अथवा जहाँ केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रहता हो, उसे विधान सूचक या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, राम गाना गाता है या भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ था, यह जो वाक्य है वह विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य है। यानी कि इन वाक्यों को पढ़ने के बाद एक उद्देश्य और एक विधेय जो है वह हमें दिखाई देता है। भारत एक देश है, यानी कि भारत यह उद्देश्य है, तो एक देश है यह विधेय है। यानी कि हमें इन वाक्यों को पढ़कर पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। इसलिए यह भारत एक देश है ऐसा बताने की कोशिश की गई है, इसलिए यह विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा, निषेध सूचक वाक्य, जहाँ पर किसी कार्य के बारे में नकारात्मक बात जो है कही जाती है या प्रस्तुत की जाती है, वहाँ पर निधि सूचक वाक्य होते हैं। उदाहरणार्थ, राम नहीं गाता है तथा मैंने दूध नहीं पिया,
इसमें निधि सूचक यानी कि नहीं क्रिया का प्रयोग जो है वह किया गया है। जहाँ पर किसी कार्य के बारे में नकारात्मक जो उत्तर प्रस्तुत किए जाते हैं वहाँ पर निधि निषेध सूचक वाक्य होते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, इस वाक्य में निषेध सूचक जो है बात की गई है, यानी कि मैंने दूध नहीं पिया यानी कि नहीं, इसलिए यह वाक्य निषेध सूचक वाक्य है। तीसरा भेद अर्थ या भाव के आधार पर प्रश्न सूचक वाक्य, यानी कि जहाँ पर किसी बात को लेकर प्रश्न उपस्थित किया जाता है वहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या राम गाता है, क्या राम गाता है यानी कि यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया गया है। उसी तरह भारत क्या है, राम के पिता कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य जो है वह होते हैं और इससे प्रश्न किया गया है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए यह प्रश्न सूचक वाक्य कहलाएंगे। बाकी